हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। हम पेपर 2 कर रहे हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और आज उसकी यूनिट 2 करेंगे हम लोग, जिसमें हम असेसमेंट के टूल्स एंड टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, ये आपका सिलेबस है यूनिट 2 का। चलिए, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करना है और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पे जाके एंड करनी है यूनिट 2। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट टूल। देखिए, असेसमेंट टूल की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, एज़ यू नो, ताकि आप किसी भी असेसमेंट को एक ट्रुथफुलनेस से उसे मेज़र कर सकें, है ना। असेसमेंट टूल, असेसमेंट के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। इवैल्यूएशन, असेसमेंट, एग्जामिनेशन, टेस्ट, ये सब हम कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्टोरियल डायग्राम, और जो हमने एक कॉलम के फॉर्म में भी किया था। तो असेसमेंट टूल समझ आ गया। तो गुड असेसमेंट टूल की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि एक बहुत ही रिलायबल और एक ऑथेंटिक सोर्स निकल कर आता है विद द हेल्प ऑफ गुड असेसमेंट टूल। ठीक है, यही बोला है, अ गुड असेसमेंट इज़ एन असेसमेंट दैट गिव्स यू ट्रुथफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कुछ अप्रोचेज़ होते हैं जब भी हम एक असेसमेंट को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला अप्रोच जैसे कंसिडर किया जाता है कि वो एक क्लियर स्टेटमेंट से शुरू होना चाहिए। ठीक है, कोई भी हम अप्रोच करेंगे तो वो क्या है, उस किस कोर्स से हम वो असेसमेंट को कंसिडर करेंगे, कौन सा प्रोग्राम लेंगे या कौन सा करिकुलम फॉलो करेंगे, तो एक क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए। दूसरा क्या है, आपको बताना है कि आप किसे असेस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी बच्चे का एक राइटिंग असाइनमेंट है, ठीक है, आपने किसी को राइटिंग असाइनमेंट दिया, तो वो बच्चा क्या देखेगा उस असाइनमेंट को करते वक्त कि उसकी राइटिंग कैसी है। ठीक है, और जब आप उसका असाइनमेंट ले लेंगे तो आप उसे कैसा फीडबैक देंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि आपको सीखना है और बच्चे को भी सिखाना है कि आप किस टाइप की असेसिंग करने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज़ कि एक क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए। दूसरा, टीच व्हाट यू आर असेसिंग। उसके बाद है आपका जो भी क्वेश्चन है या जो भी असाइनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर चीज़ें होनी चाहिए ताकि बच्चा उसको इंटरप्रेट कर सके जिस वे में आप चाहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल क्लियर चीज़ें होनी चाहिए। फोर्थ है, इसमें एक ब्लूप्रिंट आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट आई होप सबको पता होगा, है ना, जिसमें मार्किंग स्कीम के बारे में ये सारी चीज़ें दी जाती है कि किस क्वेश्चन को हम कितना नंबर या पॉइंट अलॉट करेंगे। तो एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। फिफ्थ स्टेप है आपका, जो भी है आपका असाइनमेंट उस बच्चे ने दिया है वो क्लियरली रिलेट होना चाहिए जो भी आपने, जो मेन एजेंडा है लर्निंग गोल का। ठीक है, जैसे कि आप किसी को चाहते हैं कि वो बच्चा क्या करे, उसकी एक पर्टिकुलर चैप्टर में उसकी कमांड हो जाए। ठीक है, तो आप असेसमेंट उसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के टेस्ट के बेस पे करेंगे ताकि उस बच्चे को उसमें थोड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में आंसर लिखना आ जाए, उस चैप्टर का क्रक्स समझ आ जाए। तो ये क्या है, क्लियरली रिलेट टू द लर्निंग गोल। ठीक है, उसके बाद है आप जो भी करेंगे उसे बहुत ही कंसिस्टेंट वे में करेंगे, है ना। असेसमेंट के लिए ज़रूरी है कि हर चीज़ कंसिस्टेंट रहे, तो यही पॉइंट है। सेवन्थ पॉइंट क्या कहता है, जो भी रिजल्ट्स होगा बच्चे का या किसी भी का जो भी असेसमेंट लिया है, बहुत ही ऑथेंटिक वे में आपको बच्चे के सामने प्रेजेंट करना है। ठीक है, उसको विद फीडबैक उसे ये सारी चीज़ें देनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स क्या हैं जो आप लोगों के एक अप्रोच को बताते हैं कि आप एक अच्छा असेसमेंट टूल कैसे कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की गई है। देखिए, तो फर्स्ट है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए। एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स रखो अपने माइंड में और उस ऑब्जेक्टिव के आसपास अपने असेसमेंट टूल की डिज़ाइनिंग करो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। अपने स्क्रीन पे देखिए, सेकंड पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। इसमें क्या है, बच्चे की हर एक चीज़ को आप डेवलप करना चाहते हैं तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आप लोगों को असेसमेंट टूल तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड है इसका डिस्क्रिमिनेशन पावर। इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये डिस्क्रिमिनेशन क्या इसमें कहना चाह रहा है कि अगर हमें डिफरेंट बच्चों से डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं ना, तो हमें डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए कि यार इस बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और इस बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, तो इसमें है आप लोगों के जो भी आप रिस्पॉन्स गेन करेंगे फ्रॉम द स्टूडेंट्स, तो आप उन रिस्पॉन्स को किस लेवल पे अचीव करोगे। ये नहीं कि हर बच्चे को आप एक सेम स्टैंडर्ड से मेज़र करेंगे, नहीं ना। तो जिस बच्चे ने जिस क्वेश्चन का आंसर दिया है, आप उसको रिलायबल सोर्स की तरह कंसिडर करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस बच्चे ने ये आंसर क्यों लिखा है ना। जो एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है उसकी आप रिस्पेक्ट करते हुए डिस्क्रिमिनेटिंग पावर यहाँ पे यूज़ करेंगे।
उसके बाद है रिलायबिलिटी। सीधी सी बात है, रिलायबिलिटी का मतलब ही क्या होता है कि उस चीज़ में कितनी कंसिस्टेंसी है और वो कितना एक्यूरेट है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को रिलायबल दो चीज़ों में बोलेंगे, कितना कंसिस्टेंट है और कितना एक्यूरेट है। तो सीधी सी बात है, जो भी आप अपना ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करेंगे वो कैसा होना चाहिए, ऑथेंटिक और बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए। नेक्स्ट है वैलिडिटी। जो भी इवैल्यूएशन टूल आप यूज़ करेंगे, जो भी असेसमेंट टूल यूज़ करेंगे, उसका मेन मकसद क्या होना चाहिए कि भाई जो भी टूल है वो वैलिडिटी वाला होना चाहिए। वैलिडिटी का मतलब होता है कि भाई एक्यूरेसी उसमें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी एट पार, वैलिडिटी यही होता है कि जिसे डिनाई करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो, लेकिन वो वैलिडिटी वाली चीज़ है तो हम इसे ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वैलिडिटी कॉन्सेप्ट इसका एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है। ऑब्जेक्टिविटी है ना, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, जिसमें आप अपना पर्सनल कोई बायसनेस व्यू नहीं डालते हैं ना, अपना पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं डालते, बहुत ही न्यूट्रल होकर बहुत ही ऑब्जेक्टिव वे में आप बच्चे के रिस्पॉन्सेस को गेन करते हैं। उसके बाद है लास्ट प्रैक्टिकेबिलिटी, मतलब कि बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ थ्योरी बेस्ड और बच्चे को अपनी स्कूल लाइफ को एक्सटर्नल लाइफ से रिलेट करना ही ना आए, तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल उसमें ओपिनियन होना चाहिए। ये है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट टूल। उसके बाद है असेसमेंट अप्रोचेज। तो देखिए, दो असेसमेंट अप्रोचेज होते हैं, दो टाइप के हैं। एक है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, और एक है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट एज यू ऑल नो, जो हम यूटी क्लास टेस्ट की फॉर्म में लेते हैं, जो हम डिलीवरी दे रहे हैं प्लान की, उसके उस ड्यूरेशन में जो होता है, तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, समेटिव असेसमेंट होता है एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर। आप लोगों को पता है FASA क्या होता है, तो वही बात है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा असेसमेंट होना चाहिए जो थोड़ा क्वांटिटेटिव बेस्ड हो, है ना। ऐसा ना हो कि भाई हमने 2 क्वेश्चन दे दिए और फिर हम उसको जज करने लग रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्वांटिटी भी हो, उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज भी यूज़ हो, तो वो क्वांटिटेटिव असेसमेंट कहलाता है। क्वालिटेटिव जो थोड़ा आपका बिहेवियरल ओपिनियन रखता हो, ठीक है, जिसमें क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी को कंसिडर किया जाता है। तो अगर एक आपको बहुत ही अच्छा असेसमेंट टूल बनाना है, असेसमेंट करना है, तो उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, उसके बाद है टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन। तो देखिए, टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन में क्या है, टेक्निक से पहले मैं थोड़ा समेटिव और फॉर्मेटिव के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हम करते हैं उसकी जो बेसिक एजेंडा होता है, या जो भी हम क्यों करते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है उसका, कि भाई बच्चे को एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, बच्चा एक थोरो अंडरस्टैंड कर ले कि व्हाट चैप्टर डिमांड्स टू अंडरस्टैंड, कि बच्चा उस चैप्टर से क्या गेन करे, इस चीज़ की एक थोरोली अंडरस्टैंडिंग उसे हो जाए। दूसरा क्या है, हम इंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं। जब भी हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं तो एक बहुत ही इंस्ट्रक्टिव फीडबैक के साथ बच्चे को हम उसको गाइडेंस देते हैं। और क्या है, इससे बच्चा सेल्फ असेसमेंट की तरफ जाता है। जो भी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है उससे सेल्फ असेसमेंट को ज़्यादा रोल मिलता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, टीचर और जो भी पीयर है ना, जो भी पीयर ग्रुप है, उनमें एक डायलॉग की फैसिलिटी बढ़कर आती है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ठीक है, और ये क्या करता है, जो हमारी टीचिंग स्टाइल है उसको शेप करने में भी हेल्प करता है। वहीं उस तरफ आप समेटिव असेसमेंट की तरफ आ जाइए। तो समेटिव असेसमेंट क्या है कि ये आपके बिहेवियर में मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, और जो आप लोगों के एनुअल एग्जाम्स होते हैं वो आप एग्जाम्पल है समेटिव असेसमेंट का। ठीक है, समेटिव असेसमेंट कितने कितने टाइप के होते हैं, जैसे परफॉर्मेंस बेस्ड आपका समेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस टास्क दिया जाता है आपको कि भाई आप चेकलिस्ट MCQs क्वेश्चन हो गए, चेकलिस्ट काइंड क्वेश्चंस हो गए, तो ये क्या है, आपके असेसमेंट को कंसिडर करते हैं। रिटर्न प्रोडक्ट दिया जाता है, ओरल प्रोडक्ट दिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट लिया जाता है, ये सारे टाइप्स हैं। ठीक है, 5 टाइप्स है, परफॉर्मेंस टास्क, रिटर्न प्रोडक्ट, ओरल प्रोडक्ट, टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट। एडवांटेजेस क्या होते हैं किसी भी समेटिव असेसमेंट के, कि उस बच्चे को एक बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल जाता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसे ये पता चल जाता है कि मुझे किस पर्टिकुलर एरिया पे या किस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, ये चीज़ बच्चे को समझ आ जाती है।
वो फ्यूचर इवेंट्स के लिए एक ट्रेनिंग उसके माइंड में सेट हो जाती है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ऐसे मुझे आंसर फ्रेम करना है, तो वो अपने आप को तैयार करके चलता है फ्यूचर ओरिएंटेड जो भी उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। ठीक है, अब कोई पूछे डिसएडवांटेजेस क्या है, तो देखिए सीधी सी बात है, जैसे हम ईयरली लेते हैं तो ईयरली में क्या है कि बच्चा साल में एक बार अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो वो उसके पास तो मौका ही नहीं मिलेगा ना, मतलब पूरा साल चला गया, तो एक बहुत ही उसकी सेल्फ इस्टीम थोड़ी हर्ट हो जाती है, कि भाई मैंने पूरे साल मेहनत की और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे वे ऑफ आंसर राइटिंग क्या था। तो एक सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा हर्ट होती है समेटिव असेसमेंट के रिजल्ट से। ठीक है, उसके बाद है करिकुलम गोल को पूरा करने के लिए टीचर्स बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती हैं बच्चे पे कि हमें एनुअल रिजल्ट ऐसा चाहिए, अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए। तो अच्छे के चक्कर में वो क्या करते हैं, बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना वो लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो समेटिव असेसमेंट है ना, उसमें क्या है, बच्चा क्या कहते हैं, टेस्टिंग कंडीशन में हमेशा रहता है कि टेस्ट देना है, टेस्ट देना है, क्योंकि यू हैव टू गेट योर गुड मार्क्स। तो ना तो बच्चे की फिज़िकल ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता है, ना उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को स्कॉलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, तो एक ये नेगेटिव चीज़ है। और ये क्या है कि कभी कभी समेटिव असेसमेंट क्या करता है, रॉन्ग थिंग्स को भी मेज़र करता है। ठीक है, ये जैसे ऑब्जेक्टिव जो हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट था उसमें क्या था कि छोटे छोटे होते हैं तो हम लोग गलत चीज़ों को कंसिडर करते ही नहीं है, हमें पता है कि ऑथेंटिक चीज़ पे ध्यान देना है। लेकिन समेटिव असेसमेंट क्या है, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं, तो हम कभी कभी उसमें गलत चीज़ों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में भी क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है। जो आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है उसमें एजुकेशनल इवैल्यूएशन को यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही रिलायबल और वैलिड होता है। कौन सा, आपका क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटी वाला, इसमें आपके किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओरल, रिटन एंड प्रैक्टिकल, ये क्वांटिटेटिव हो गया। क्वालिटेटिव में आ जाइए, क्वालिटेटिव टेक्निक क्या है, इंटरनल असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है क्वालिटेटिव। ठीक है, जो आपका क्वांटिटेटिव है वो आपका यूज़ किया जाता है एजुकेशनल इवैल्यूएशन में, और ये बहुत ही रिलायबल और वैलिड होता है। और इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओरल है, रिटन है एंड प्रैक्टिकल है। ठीक है, क्वांटिटेटिव के। क्वालिटेटिव में क्या बात हो रही है कि इसका टास्क है आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट पे ध्यान देना, और ये क्या करते हैं, आपके बिहेवियर में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या अप्रोचेस होते हैं, जैसे ये क्यूमुलेटिव हो गया, एनेक्डोटल हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, चेकलिस्ट हो गई, है ना, रेटिंग स्केल्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी क्वालिटेटिव में। देखिए क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो स्कूल है वो बच्चे का रिकॉर्ड रखता है कि उसने एजुकेशन में कितनी प्रोग्रेस की, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में कितनी प्रोग्रेस की। ठीक है, अटेंडेंस कैसी है, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ कैसी है। तो इन सब का जो एक रिकॉर्ड पूरा जो स्कूल मेंटेन करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, एनेक्डोटल होता है कि एक रिकॉर्ड है जो डिस्क्रिप्शन को मेंटेन करता है एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए या पर्टिकुलर टाइम पे जो बच्चा परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे हम मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करते हैं तो मेरिट लिस्ट क्या एक पर्टिकुलर इवेंट पे हुआ है ना, पर्टिकुलर इवेंट क्या था, एग्जाम्स कंडक्ट किए, उसके बाद जो बच्चों ने टॉप किया उसके हम मेरिट लिस्ट निकाल रहे हैं। तो एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड होता है एक पर्टिकुलर इवेंट पे जो हम रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं कि एक पर्टिकुलर इवेंट पे उस बच्चे ने क्या परफॉर्म किया, या फिर कंपटीशन हो रहा था तो बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी थी, तो उसको हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक आपको पता है, हम ऑब्जर्वेशन को हर स्टेज पे यूज़ करते हैं। ठीक है, प्राइमरी टू सेकेंडरी बच्चे पे ऑब्जर्वेशन वाली फिलॉसफी हर बार यूज़ करते हैं। चेकलिस्ट तो आपको पता है, येस नो या फिर ट्रू फॉल्स, ये सारे चेकलिस्ट में आता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हम बच्चे के इंटरेस्ट, उसके एटीट्यूड और वो किस लेवल तक सोचता है उसके बारे में हम जानते हैं विद द हेल्प ऑफ चेकलिस्ट। ठीक है, रेटिंग स्केल जैसे हमने अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में किया था, हम जब हम जज कर रहे थे या फिर हम अटेंड कर रहे थे सीनियर्स का, तो हम उनको रेटिंग्स दे रहे थे ना, 5, 7 ऐसे ऐसे। तो रेटिंग स्केल क्या है, रेटिंग स्केल है एसेस करता है किसी भी बच्चे का एटीट्यूड टूवर्ड्स द टीचिंग एंड सब्जेक्ट। ठीक है, एक पर्टिकुलर टीचिंग स्टाइल और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उस बच्चे का क्या एटीट्यूड है उसको जो मेज़र करता है उसको रेटिंग स्केल बोला जाता है। ओके, इसमें 5, 7 ऐसे नंबर दिए जाते हैं। क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है ना, क्वांटिटेटिव है जो आपकी
क्वांटिटेटिव रिसर्च है आपको वो बताती है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, इमोशन के बारे में। देखिए इतनी सारी चीज़ें मैंने नोट्स में नहीं लिखी है, तो आप इसको केयरफुली यू हैव टू लिसन कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडीज़ कैन प्रोवाइड यू विद डिटेल्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, इमोशन एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव है। और जो आपकी क्वालिटेटिव है वो क्या करता है, जो भी हमने क्वांटिटेटिव से डाटा रिकॉग्नाइज किया है ना, उसको वो देखता है कि वो एक्चुअली फिट हो रहा है यूज़र्स की लाइफ में या नहीं, ठीक है। जो क्वांटिटी है, जो भी क्वांटिटी है वो क्या अच्छे लेवल पे यूटिलाइज हो रही है उस लर्नर की लाइफ में या नहीं, तो क्वांटिटी से हम उसकी क्वालिटी मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है जब भी हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हम डाटा कलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, कि देखते हैं कि भाई कितना उसका क्वालिटेटिव रिसर्च हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं, ये सारी चीज़ें। लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, हम उसके बिहेवियर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू उसका जो भी डाटा होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये सारा मैंने करा दिया, टूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। ऑब्जर्वेशन की क्या क्या टूल्स हैं, देखिए ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ऑब्जर्वेशन होती है अमाउंट ऑफ वैल्यू टू जज द यूनिक फीचर, ठीक है। आप ऑब्जर्व क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर बच्चे को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप चाहते हैं कि उसका एक पर्टिकुलर फीचर या यूनिक फीचर है, मैं उसे जज करूं। उसके बाद है बेस्ट परफॉर्म्ड इन चाइल्ड्स नेचुरल सेटिंग, जो भी ऑब्जर्वेशन होती है वो बच्चे के नेचुरल इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे से हो सकती है, ठीक है। आप कैमरे के थ्रू करेंगे, जैसे भी करेंगे, बट एक नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए। या तो बच्चा घर पे रहे, या बच्चा क्लासरूम में रहे, या बच्चा दोस्तों के बीच रहे, तो जिस में वो कंफर्टेबल फील करता है उसी लेवल पे आप उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो बहुत ही अच्छा जजमेंट निकल कर आता है। इवेंट रिकॉर्डिंग, टाइम सैम्पलिंग, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, कोडेड ऑब्जर्वेशंस, ये सारी क्या हैं, ये सारी आपकी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में आता है, ठीक है। इवेंट रिकॉर्डिंग में क्या आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि देखा जाए कि जब बच्चे को गुस्सा आता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, तो वो क्या है, इवेंट है गुस्सा आना, और आप उसे रिकॉर्ड करें, तो इवेंट रिकॉर्डिंग ही होता है। टाइम सैम्पलिंग क्या होता है, एक इंटरवल रिकॉर्डिंग होती है, कि आपने बच्चे को देखा कि वो इस चीज़ को या तो बार बार कर रहा है या एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहा है, तो वो है टाइम सैम्पलिंग। इसको बोलते हैं टाइम सैम्पलिंग, जिसमें इंटरवल की बात आती है और बच्चे के फ्रिक्वेंट बिहेवियर की बात आती है, ठीक है। चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, ये आपकी जो भी बिहेवियर है या आपका जो भी सेटिंग है, माइंड का सेटअप है, उसको रिकॉग्नाइज या उसको टेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल, ठीक है। चलिए कोडेड ऑब्जर्वेशन में क्या है, इसमें क्या है, बेसिकली हम मल्टीपल इंटरेक्शंस और उसके बिहेवियर को पढ़ते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो कोडेड ऑब्जर्वेशन क्या है, जब हम मल्टीपल इंटरेक्शंस या बिहेवियर्स को पढ़ते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे, उसे बोलते हैं कोडेड ऑब्जर्वेशन। समझ आ गया। और इस ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, हम जो बच्चे का इंटरेस्ट है ना, उसे हम ऑब्जर्व से पहले ही स्पेसिफाई कर लेते हैं कि जब ये ऐसे कुछ करेगा स्पेसिफिक टाइम पे तो मैं सिर्फ इसी चीज़ को ध्यान दूंगा, ठीक है। तो कोड पहले ही तैयार रखता है और फिर वो उसको ऑब्जर्व करता है। समझ आ गया। उसके बाद हम टूल्स करें ना, तो टूल्स ऑफ इवेल्युएशन करें तो ऑब्जर्वेशन कर लिया। इंटरव्यू, देखिए इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, ठीक है। टू या मोर देन टू पीपल्स हो सकता है, ये क्वालिटेटिव बेस्ड भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव, ठीक है। इंटरव्यू तो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। इसमें क्या है, इसके बेसिकली 3 टाइप्स बोले हैं, इनफॉर्मल, कंजर्वेशनल इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद है इंटरव्यू गाइड अप्रोच, और तीसरा है स्टैंडर्डाइज्ड ओपन एंडेड इंटरव्यू। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इनफॉर्मल इंटरव्यू, इंटरव्यू गाइडेड अप्रोच एंड स्टैंडर्डाइज्ड ओपन एंडेड, ठीक है। तो इनफॉर्मल में तो पता है ना सबको कि बहुत ही स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। आप इनफॉर्मल है ना, तो इनफॉर्मल में कुछ प्री डिटरमाइंड नहीं हो रहा, आप जा रहे हो और आपका मन कर गया भाई किसी से पूछ लूँ क्या हो रहा है, तो वो एक इंटरव्यू का रूल एक्सेप्ट कर लेता है और वो इनफॉर्मल होता है। कोई इसके लिए कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं होती, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं होते, जो माइंड में आता है वो पूछते हैं, ठीक है। इंटरव्यू गाइडेड अप्रोच ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मली यूज़ होता है और ये मोस्टली हम इसे करते हैं जब आप KVS NVS के एग्ज़ाम्स देते हैं, तो उसमें इंटरव्यू गाइडेड अप्रोच होती है, ठीक है। इसमें आप जो भी क्वेश्चंस का
ऑर्डर है या फिर जो भी आप वर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टैंडर्डाइज्ड ओपन एंडेड इंटरव्यू। इसमें क्या है, इसमें आपको एक स्ट्रिक्ट स्क्रिप्ट को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी राजस्थान के बारे में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के बारे में ही बताना है। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्ड नहीं होगी, ठीक है। नाम चाहे कुछ भी हो, ओपन एंडेड इंटरव्यू, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड है, स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है और आप उस अपने स्टैंडर्ड से भटक नहीं सकते, ठीक है। तो एक उस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती स्टैंडर्डाइज्ड में। फ्लेक्सिबिलिटी आपको थोड़ी बहुत मिलती है इंटरव्यू गाइड अप्रोच में, और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको इनफॉर्मल कन्वर्सेशनल इंटरव्यू में। आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट टूल है क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस या सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं और फिर हम उस सामने वाले पर्सनल के एटीट्यूड को चेक करते हैं, ठीक है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। नाम से पता चल रहा है स्ट्रक्चर्ड है तो मतलब कि बहुत ही डेफिनेट है, बहुत ही कंक्रीट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और पहले से ही डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे आप लोगों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होते हैं, एट द टाइम पूछे जाते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, ओके। फिर है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल पहले ही बता दिया था, जिसमें आप रेटिंग देते हैं 3, 4, 5 ऐसे, और ये क्या है, वैल्यू असाइन करने का एक तरीका है रेटिंग स्केल, ठीक है। टूल्स की बात हो रही है तो ये हमने टूल्स कर लिए। चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशनल जॉब एड यूज टू रिड्यूस फेलियर बाय कंपनसेटिंग द पोटेंशियल लिमिट ऑफ ह्यूमन मेमोरी। ओके, चेकलिस्ट का मतलब है कि बेसिकली अगर आपको कोई चीज़ें करनी है तो आप पहले ही उसे चेकलिस्ट कर लेते हैं कि मुझे ये चीज़ों पे ध्यान देना है, तो क्या है, आप लोगों का बर्डन कम हो जाता है और आपकी मेमोरी पे भी इतना प्रेशर नहीं जाता। तो चेकलिस्ट वही कह रहे हैं यहाँ पे। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड मैंने बता दिया था, जो पूरा ओवरऑल रिकॉर्ड रखते हैं हम, ताकि बच्चे का देख सकें कि स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक फील्ड में बच्चा कैसे एक्ट करता है, ओके। ये जॉन्स की डेफिनेशन है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को लेकर। अ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट विच इज केप्ट अप टू डेट बाय द स्कूल, ठीक है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एक ऐसा परमानेंट रिकॉर्ड है स्टूडेंट का जो स्कूल हमेशा अप टू डेट रखता है उस रिकॉर्ड को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक। देखिए मैंने आपको जो टूल्स कराए हैं ना उनका क्रक्स बता दिया, रेटिंग स्केल क्या है, क्वेश्चन क्या है। तो अगर क्वेश्चंस आ जाए एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस के फॉर्मेट में तो आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बोल दें कि जो आपका चेक लिस्ट है वो क्या है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये सही है गलत है, ऑब्वियसली सही बात है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है चेक लिस्ट, ठीक है। या फिर हम बोल दें कि ये एक अच्छी क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस को सामने लेकर आता है चेक लिस्ट, तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ ठीक है, ये एक हमारी क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस को इन्हांस करने की कोशिश करता है। लेकिन हम बोलें कि बहुत अच्छी कोशिश करता है तो वो भी सही नहीं है, चेकलिस्ट इतना अच्छा भी आइडिया नहीं है। तो आप लोगों को अपने जो भी ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से आंसर्स की तरफ पहुंचना है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक, लास्ट आई थिंक लास्ट टॉपिक है ये, सेकंड लास्ट टॉपिक है सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक, ठीक है। तो सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, स्टूडेंट अपने आप को अपने तरीके से जब असेस करते हैं तो उसे सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। इसके थ्रू क्या करता है, बच्चा अपने प्रीवियस मिस्टेक्स के बारे में जानता है, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानता है, और वो जानता है कि मुझे अपने एजेंडा को अचीव करना है तो किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेल्फ स्टडी वाला एक कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, सेल्फ असेसमेंट इसे कहते हैं। सेल्फ असेसमेंट के काफ़ी टाइप होते हैं, बच्चा अपने आप को कैसे भी असेस कर सकता है, ठीक है। वो अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम बेस्ड प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को करेगा तो उसे समझ जाएगा कि मेरा मैथ्स का ये ट्रिगोमेट्रिक सही नहीं है, या मैथ्स के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मुझे सही नहीं आते, तो वो सेल्फ असेसमेंट कर सकता है। रिटर्न में कर सकता है, ओरल कर सकता है, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में कर सकता है, उसके बाद है क्वेश्चन बेस्ड कर सकता है, प्रॉब्लम बेस्ड कर सकता है। ये सारी चीज़ें क्या है कि अपने आप को कैसे वो एसेस करता है। फीडबैक पे आ जाते हैं। फीडबैक क्या है, इट इज़ द इंफॉर्मेशन सेंट टू एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप अबाउट इट्स प्रायर बिहेवियर सो दैट एंटिटी में एडजस्ट इट्स करंट एंड फ्यूचर बिहेवियर टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। सीधी सी बात है, फीडबैक क्या कह रहा है, ये सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन है जो हम एक इंडिविजुअल को भेजते हैं, और जब हम इंडिविजुअल या किसी ग्रुप को भेजते हैं उसका फीडबैक, तो क्या है, वो इंडिविजुअल या ग्रुप
अलर्ट हो जाता है कि मुझे अब अपनी करंट सिचुएशन कैसे रखनी है और मुझे फ्यूचर में कैसे काम करना है ताकि मैं डिज़ायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकूं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई टेस्ट दे रहा है तो मैं उस बच्चे को जो फीडबैक दूंगी तो उस फीडबैक से बच्चा सोचेगा कि मुझे किस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है या फिर इन फ्यूचर मुझे ये क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है। ये फीडबैक कहता है। इसके टाइप्स क्या हैं कि अप्रिसिएशन में हम फीडबैक देते हैं कि किसी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीडबैक देते हैं, बच्चा खुश हो जाता है, अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, या फिर हम उसको से बैक वाला कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो लर्नर है वो अपने पोस्ट को रीड करेगा और कोशिश करेगा कि वो दोबारा से राइट ट्रैक पे आ जाए। ठीक है, मतलब उसको थोड़ा आप पीछे की तरफ ले जाते हैं, से बैक। ठीक है, पीछे की तरफ ले जाते हैं कि भाई दोबारा शुरू करो और फिर इस बार जब आओ तो सीधे अच्छे ट्रैक पे आना। तो आप उसे थोड़ा सा पीछे ले जाके उस टॉपिक को दोबारा से समझाने की कोशिश करते हैं और फिर दोबारा से आप उसका टेस्ट लेते हैं और फिर जो फीडबैक देते हैं वो होता है से बैक फीडबैक। ठीक है, उसके बाद है लिंक टू रिसोर्सेज। इसमें क्या है, आप उस बच्चे को कोर्स के बाहर से भी लिंक शेयर करते हैं। जैसे हमारी टीचर्स हमें PDF भेजती हैं, है ना, यूट्यूब लिंक्स भेजती हैं, वो क्या है, लिंक टू रिसोर्सेज है। ताकि जो मुझे नहीं समझ आ रहा, जैसे हम टीचर को बोलते हैं कि मैम ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तो टीचर हमारा फीडबैक कैसे देगी, हमें एक लिंक शेयर करके, ताकि एक नई इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, नए आइडियाज़ निकल के आए। डिजिटल टूल यूज़ करती हैं टीचर्स, यूट्यूब लिंक भेज दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस के थ्रू कैसे, क्योंकि क्वेश्चन एक बहुत अच्छा वे है जिससे कि जो टू पार्टी है ना, टीचर एक स्टूडेंट, वो इंगेज होते हैं, कन्वर्सेशन में इंगेज होते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चंस का आंसर अच्छे वे में देंगे तो जो आपका स्टूडेंट है उसका एक रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। हमारी बातों को सुन के स्टूडेंट कैसे रिफ्लेक्ट करता है, कैसे उसको अपने आंसर में इनकलकेट करता है, ये एक बहुत अच्छा फीडबैक है थ्रू क्वेश्चंस। उसके बाद है बहुत सारे वेज हैं, हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, हम इंकरेजमेंट देते हैं, कहते हैं ना, यस यू कैन डू इट या ट्राई इट अगेन, आई नो कि आप कर लोगे ये वाला। ये तो ये क्या है, इनकरेज करना। फीडबैक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है इंकरेजमेंट का। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो आपका अचीवमेंट टेस्ट के बारे में बताता है। ठीक है, तो अचीवमेंट टेस्ट क्या है, जो मैंने अंडरलाइन किया है यही देखिए। अचीवमेंट टेस्ट मेजर्स द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स। जो आपने अचीव किया है, कितना किया है, उसको मेज़र करता है आपका अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट आर क्लासिफाइड इन 2 फॉर्म्स। पहला है कॉग्निटिव आउटकम्स ऑफ एजुकेशन और दूसरा है नॉन कॉग्निटिव आउटकम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो कॉग्निटिव आउटकम्स ऑफ एजुकेशन मैंने आपको KC_A² बताया था ना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। KC_A², लास्ट लेक्चर किसी ने सुना होगा, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्यूशन। ठीक है, तो कॉग्निटिव आउटकम्स में क्या है, इन जो ये आपकी चीज़ें हैं ब्लूम्स के थ्रू जो कॉग्निटिव चीज़ें दी गई है, मेजर कैटेगरीज हैं 6, उनको जज करने की बात करता है कॉग्निटिव आउटकम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का यूजेस, बता देती हूँ मैं आपको थोड़ा। यूजेस में क्या पढ़ोगे कि भाई जो आपका ये जो अचीवमेंट टेस्ट होता है ये आपके ग्रेड्स को असाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे भी आपने टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट दिया तो हम उस हिसाब से आपके ग्रेड्स देते हैं। ठीक है, A ग्रेड हो गया, B ग्रेड हो गया, और ये ग्रेड्स क्या करते हैं, आपको एक स्पेशल कोर्स लेने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है, उसको मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जाएगा, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जाएगा जहाँ पे कैलकुलेटिंग चीज़ें ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें। प्रमोशन टू नेक्स्ट क्लास, सीधा सा लॉजिक है, अगर अचीवमेंट टेस्ट आपने अच्छे से पास किया है तो आपको नेक्स्ट क्लास में तभी हम प्रमोट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, जो आपका अचीवमेंट टेस्ट है वो बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सामने रखता है हम सबके। ठीक है, काउंसलिंग करते हैं हम बच्चे के, अगर हमें लगता है कि अचीवमेंट टेस्ट से हमने देखा और हमें फीडबैक मिला कि यार ये तो इन एरियाज़ में थोड़ा पीछे है, तो हम उस बच्चे की एक पर्टिकुलर डायग्नोज करके उसको काउंसलिंग में लेकर जाएंगे। वोकेशनल गाइडेंस हम देते हैं। ठीक है, सिचुएशंस के हिसाब से बच्चे के इफ़ेक्टिवनेस को इन्हांस करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके अचीवमेंट टेस्ट के क्या है, यूसेजेस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, अब देखिए अचीवमेंट टेस्ट है ना, है तो टेस्ट ही, तो क्या है एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर देता है। अब इस स्टैंडर्ड के ऊपर वाला बच्चा फेल, इसके नीचे वाला इस स्टैंडर्ड के ऊपर वाला बच्चा पास, आई एम सो सॉरी, स्टैंडर्ड के ऊपर वाला बच्चा पास, स्टैंडर्ड के नीचे वाला बच्चा फेल। तो क्या है, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया और उस स्टैंडर्ड के वजह से क्या हुआ, आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर करते हैं। वरना अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मैटर करते
तो आप हर बच्चे के हिसाब से उसके साइकोलॉजिकल नीड्स के हिसाब से आप क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि जो आपका अचीवमेंट टेस्ट है ना, वो सिर्फ आपके स्कॉलिस्टिक चीज़ को कंसिडर करता है, मैथ्स फिजिक्स ये सब। कोस्ट स्कॉलिस्टिक एरिया को वो कंसिडर करता ही नहीं, स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है ये सारी चीज़ें वो नहीं कंसिडर कर रहा। और क्या क्या हो सकता है इसके कि जो आपका अचीवमेंट टेस्ट है वो क्या करता है, जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है ना उसको एलिमिनेट करता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं तो ऑब्वियसली बात है फ्लेक्सिबिलिटी नाम की चीज़ रहेगी ही नहीं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो बच्ची का लिमिटेशन है ना कि मुझे किस टाइप का आंसर लिखना है वो बढ़ जाता है। बच्चे को पता है कि मुझे 500 वर्ड्स के अंदर लिखना है और क्या क्या लिखना है उसे सब पता होता है, तो बच्चा अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रख ही नहीं पाता। रोट लर्निंग को ज़्यादा प्रमोट करता है आपका अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टेस्ट फॉर मेजरिंग लर्निंग। तो इसमें जो रॉबर्ट ग्लेसर है उनके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो टेस्ट है ना मेजरिंग लर्निंग को, जो हम मेज़र करते हैं लर्निंग को, उसको हम क्राइटेरिया टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो क्राइटेरिया टेस्ट बोल दे या लर्निंग टेस्ट बोल दे, एक ही बात है, ठीक है। इसके दो टाइप्स हैं, ऑब्जेक्टिव एंड जो एसे टाइप है, तो इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव आपका ज़्यादा रिलायबल होता है, वैलिडिटी ज़्यादा होती है और ये डायग्नोस्टिक पर्पस में हेल्प करता है। वही ऐसे क्या है, थोड़ा आपका ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल वे है, ठीक है। और इसको आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। स्टैंडर्डाइज क्या होता है, फिक्स करना, लेकिन ऐसे में क्या है, आपने पूरा स्पेस दिया हुआ है तो आप इसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। बच्चा उस पूरे स्पेस में कितना भी लिख सकता है अकॉर्डिंग टू देयर विल, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड है ना, उसे पता है कि MCQ है, मुझे 4 में से 1 को ही टिक करना है। तो ये हम देखते हैं ऐसे टाइप में। अचीवमेंट टेस्ट को प्रिपेयर करने की या उसके प्लानिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो एक बार मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ, सुन लीजिए। पहला है उसको कि आपको जो भी टेस्ट है ना अचीवमेंट टेस्ट, उसकी प्लानिंग करनी है, ठीक है, प्लानिंग करनी है। उसके बाद है आपको उसका ब्लूप्रिंट बनाना है। नेक्स्ट है आपको ब्लूप्रिंट बनाने के बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको डिज़ाइन करना है। फोर्थ पॉइंट है डिज़ाइन करने के बाद जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको एडिट करना है, ठीक है। अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट लगती है, डिज़ाइन तो कर लिया, फिर भी आपको कुछ रिक्वायरमेंट लगती है तो आप एडिट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि आपको एडमिनिस्टर करना है, क्योंकि एडिट कर दिया, अब ऑब्वियसली बात है उस टेस्ट को आप एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद है एडमिनिस्टर, कि आप देखते हैं बच्चा कैसे एग्ज़ाम कर रहा है। अगर मान लो चीटिंग हो रही है क्लास में तो कैसा एडमिनिस्ट्रेशन तो फेल हो गया। तो एडमिनिस्ट्रिंग पावर वही होती है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में बच्चा एक अच्छे इन्वायरमेंट में आंसर लिख सके। सिक्स्थ इसका टाइप है कि आप मार्किंग स्कीम, ठीक है, मार्किंग स्कीम देखेंगे कि भाई कितने नंबर का ये क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें मार्किंग स्कीम में। सेवन्थ पे आ जाएगा स्टैंडर्डाइज कर देंगे आप टेस्ट को, ठीक है, स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि जैसे कि कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और क्या है, अगर बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए तो हम ये कहेंगे कि यार ये तो बहुत ही इजी टेस्ट था, या फिर अगर बहुत ही कम मार्क्स आए तो हम कहेंगे कि टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट था। इसलिए हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं ताकि वो मॉडरेट लेवल पे रहे और हर बच्चा उसको कर सके। 7 तक समझ आ गया। 8th स्टेप है उसका, जो भी हमने क्वेश्चंस दिए थे ना उसको अब हमें क्वेश्चन वाइज एनालाइज करना है। जो भी हमने पेपर बनाया उसको हम क्वेश्चन वाइज एनालाइज करेंगे बिफोर द टेस्ट, ठीक है। उसके बाद है आपका क्रिटिकली इवैल्यूएशन करेंगे टेस्ट का, और फिर कोई चीज़ें हमें लगेंगी कि अब हमें कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी है तो उसे हम ऐड ऑन कर देंगे। ये है आपके अचीवमेंट के कुछ स्टेप्स। दोबारा से रिवाइज कर प्लान बता देती हूँ। प्लानिंग, सेकंड है आपका डिज़ाइनिंग क्वेश्चंस, थर्ड है एडिटिंग द क्वेश्चन पेपर, फोर्थ था ये, सेकंड आपका था ब्लूप्रिंट, थर्ड है डिज़ाइनिंग क्वेश्चंस, फोर्थ है एडिटिंग द क्वेश्चन पेपर, फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट, सिक्स्थ है स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम, एंड सेवन्थ है आपका स्टैंडर्डाइजिंग द टेस्ट, ठीक है। 7 पॉइंट्स और 7 में 3 आगे सब पॉइंट्स थे कि क्वेश्चन वाइज एनालाइज करना, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना, और फिर आइटम एनालिसिस, टीचर की जो इफ़ेक्टिवनेस है बच्चे की उसको इवेल्युएट करती है। यूज़ क्या करेंगे हम अचीवमेंट टेस्ट का, यूजेस क्या बोलेंगे कि भाई सीधी सी बात है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलती है विद द हेल्प ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। इससे क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंस गेन होता है बच्चे को भी, ऑब्जेक्टिव वे में भी और सब्जेक्टिव वे में भी, ठीक है। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो सक्सेसफुली फुलफिल होता है विद द हेल्प ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। और क्या है, बच्चे अपने
बच्चे नहीं, पेरेंट्स को भी वो हेल्प करते हैं कि उनके बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी अचीवमेंट टेस्ट के बारे में। यहाँ पे आप लोगों का ख़त्म हो जाता है यूनिट 2। देख लीजिए, हमने सारा कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए हमने, असेसमेंट अप्रोचेस कर लिए हमने। ठीक है, और हमने टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन कर लिया, ऑब्जर्वेशन बता दिया, इंटरव्यू बता दिया, क्वेश्चन या रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड सारा बता दिया, सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक बता दिया, और अचीवमेंट टेस्ट के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बता दिए। सो वी हैव completed our unit 2 and wish you all the best for your exam. Till then, take care and bye bye.